नमस्कार, मैं हूं कुमार मोहित और स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नेपाल सेंट्रिक में। दर्शकों, ऐसा माना जाता है कि जो मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़ा हो, हमारा साथ निभाए, वही हमारा सच्चा मित्र है और सच्ची मित्रता अनमोल है। कुछ ऐसा ही रिश्ता है भारत और नेपाल का। पिछले कई वर्षों से ये दोनों देश ऐतिहासिक, भौगोलिक और धार्मिक समानताओं से मैत्री संबंधों में जुड़े हुए हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत नेपाल मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंध कैसे रहे? ये आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं वह दो ऐसे देश हैं, एक तरह से कहा जाए तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दोनों की आत्मा एक है, दो शरीर है। और ये जो संबंध है भारत और नेपाल की, ये विश्व में अनोखा संबंध है। एक तरह से कहा जाए तो दोनों देश के संबंध अनादि काल से चले आ रहे हैं, त्रेता के समय से चले आ रहे हैं, जिससे भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ। आज अयोध्या की कल्पना हम या उसकी चर्चा करें तो बिना जनकपुर के अधूरा कहा जाएगा, इसीलिए जनकपुर का चर्चा अवश्य हो ही जाता है। उसी प्रकार जनकपुर की चर्चा हम करें और फिर अयोध्या की चर्चा न करें तो अधूरा ही रहता है। इसीलिए ये जो हमारे संबंध है, यह बुद्ध से संबंध जोड़ता है, यह महावीर से संबंध जोड़ता है। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में हुआ, और ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में। और लाखों की संख्या में बुद्ध के मानने वाले, धर्म के मानने वाले, विचारधारा के मानने वाले गया आते हैं। और फिर भारत से भी बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग लुम्बिनी जाते हैं दर्शन करने के लिए उस जन्म स्थान का। महावीर का भी संबंध रहा है। इसलिए ये जो संबंध है हमारा, यह लंबे समय से चल रहा है। अब आप कल्पना करिए कि जब हम दो देशों की चर्चा करते हैं तो राजनीतिक, भौगोलिक दृष्टि से ये दो देश हैं, दोनों सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र हैं, दोनों में लोकतंत्र है। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, नेपाल की चर्चा करते हैं और भारत की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों में कैसा अनुनाश्रय संबंध है कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। बेहतरीन तालमेल देखा जाता है। बिल्कुल, दोनों के भाषा एक है, दोनों के धार्मिक संबंध हैं, दोनों की लिपि एक है, दोनों का रहन सहन एक है, दोनों की संस्कृति एक है। अगर और ये भी सोच लीजिए कि अगर नेपाल अगर हंसता है तो भारत के लोग भी हंसते हैं, और नेपाल रोता है तो उसकी आहट भारत में सुनाई पड़ती है और भारत कूद पड़ता है। उसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा कि भूकंप आया, नेपाल में आया, और विश्व में सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम उतार दी और सैकड़ों हजारों टन राहत सामग्री के साथ यहाँ के एनडीआरएफ के सदस्य वहाँ के लोगों के पास पहुँच गए। इतना ही नहीं, मैं तो सीमांचल क्षेत्र में रहता हूँ। सीमांचल क्षेत्र में बिल्कुल बीएसएफ के लोग, एसएसबी के लोग कैंप लगा करके और उनके चिकित्सा की दृष्टि से लगे हुए थे कि उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, उनको भोजन का कष्ट नहीं हो, किसी भी प्रकार से उनकी कैसे हम राहत पहुंचा सकते हैं, सहायता पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम लगे हुए थे। ये जो हमारा संबंध है, अब आपका ये आप सोचिए कि हमारे रोटी बेटी का संबंध कहा जाता है, ऐसा संबंध नहीं है। उधर के लोगों की शादियां इधर होती हैं, इधर के लोगों की शादियां उधर होती हैं। कोई नेपाल में है तो उसके ममहर भारत में है, नाना घर भारत में है। अगर भारत में है तो उसका दादा का घर वहाँ है, नाना का घर वहाँ है, मामा का घर वहाँ है। यानी इसलिए मैंने कहा कि ये दो शरीर एक आत्मा है, दोनों देश। और हर दृष्टि से अब आप देखिए, भारत कोरोना काल आया, कोरोना में 23 टन सामग्री भारत सरकार ने नेपाल को सहायता के रूप में प्रदान किया। और बॉर्डर एरियाज में जब वैक्सीनेशन का काम चल रहा था तो बॉर्डर एरिया में नेपाल में दूसरे देशों से भी वैक्सीन आया, लेकिन नेपाल के जो निवासी थे वो भारत का वैक्सीन लेने के लिए
प्रयासरत रहे और भारत में आते थे उनको वैक्सीन देने में कहीं किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की गई और लोगों ने वैक्सीन लिया। इस प्रकार से कोरोना काल में भारत ने, यानी हमारा पड़ोसी फर्स्ट, ये जो हमारा जो वैदेशिक नीति है उसका पालन हम लोग करते रहे। नेपाल चारों ओर से घिरा हुआ है, समुद्र का कहीं कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए उसको पारगमन की सुविधा के लिए कई जगहों से वो उसको मिली हुई है, हल्दिया से मिली हुई है और विशाखापत्तनम से है, फिर कलकत्ता, मैंने कई जगहों से उसको ये सुविधा भारत सरकार ने 1950 का जो संधि हुआ है वह शांति और मैत्री का प्रतीक है, जिसके तहत आज भी भारत में रहने वाले 60 लाख नेपालियों को वही सुविधाएं प्राप्त है जो एक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। लगभग 6 लाख के लगभग नेपाल में भी भारत के लोग रहते हैं और भारत में 32,000 गोरखा सैनिक काम करते हैं, रहते हैं गोरखा भारतीय सेना में और भारतीय सेना में हैं और बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनको देखा जाता है। ये तो सब पूरे विश्व में एक अनूठी मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और 30,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ या ऐसी कुछ है राशि प्रति वर्ष उनको जाता है, उनको जो मिलता है पेंशन के रूप में मिलता है वो राशि उनको मिलती है। तो ये जो हमारा संबंध है और धार्मिक काल से चला आ रहा है, एक तरह से कहा जाए तो ये संबंध हमारा पौराणिक संबंध है। इसको हम ना राजनीति एक बात तो अवश्य ध्यान में रखी जानी चाहिए कि जो न्यू जनरेशन है उसको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री जेल गए भारत को आजाद करने के लिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले हजारों सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी नेपाल में जाकर के शरण लिया। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के साथ उनका आदान प्रदान हो सकता था, लेकिन राजनीतिक रूप से अलग रहते हुए भी वहां की स्थानीय जनता ने उनको संरक्षण देने का काम किया और कई स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई वहां पर और उनको वही सारी सुख सुविधाएं देने का काम अगर राज्य सत्ता ने नहीं किया तो नेपाल की जनता ने किया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी सर सहयोग का दोनों अच्छा मैंने कहा ना कि ये राजनीतिक संबंध नहीं है, ये ऐसा अटूट संबंध है, रक्त का संबंध है जिसको कभी भी हम कल्पना से परे समझ सकते हैं कि ऐसा संबंध विश्व में अनोखा है। आप दो देश की सीमा पर आप चलते जाइए, आप कब नेपाल में चले जाएंगे और कब इंडिया में चले आएंगे, कहीं पर भी वैसा बॉर्डर नहीं देखा जा सकता। बॉर्डर की समस्याएं थी और आज भी कभी कभी ये बातें उठती हैं कि बॉर्डर की समस्या, लेकिन 98% से अधिक समस्याएं हल कर लिया गया है, इसलिए कि नदियां दो देशों की सीमा को बांटती है। अब वो नदियों का प्रवाह कालक्रम में बदलता चला गया, तो जो पिलर थे वो पिलर हट गए वहां से। तो ये कभी कभी ये मुद्दा आता है, लेकिन वो मुद्दा कोई खास मुद्दा नहीं है। दोनों देश के बीच में जो व्यापार संबंध है, भारत 8,000 बिलियन का व्यापार करता है, अमेरिकी डॉलर बिलियन का व्यापार निर्यात करता है और 840 मिलियन का वह आयात करता है। ये जो हमारा जो संबंध है वह तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेपाल के अंदर जनकपुर में रेलवे की शुरुआत हुई है और वह आगे बढ़ रही है वहाँ आगे जा कर के। फिर जगह जगह पोस्ट पर वह ICP का स्थापना किया गया है ताकि आवागमन में कोई प्रकार की सामान को जाने में, सामान को आने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी, ये राजनीतिक रूप से भी भारत सरकार इस बात को जानती है कि नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और नेपाल की सुरक्षा में, नेपाल की शांति में भारत की शांति भी निहित है और भारत की सुरक्षा भी निहित है। इसीलिए मैंने बताया ही कि अगर नेपाल अगर किसी तरह से कहीं ना कहीं कष्ट में पड़ता है कि उसकी हमको कल्पना हो जाती है और हमारे अंदर भी वह उसकी कहीं ना कहीं आहट दिखाई देने लगती है कि हम भी कष्ट में हैं क्योंकि हमारा भाई कष्ट में है। और वही हाल नेपाल में भी है और जितना हो सके मदद मुहैया कराई जाती है सबसे पहले। अब ये भारत और नेपाल के दोनों के जो सेना के अध्यक्ष हैं उनको मानद उपाधि, जनरल की मानद उपाधि भी प्राप्त की जाती है। एक भारत के नेपाल के अंदर और भारत के जो रक्षा संबंध है वह भी पारस्परिक रूप से रक्षा उपकरण के साथ आगे बढ़ता रहे, यह भी ये किया जाता है।
उसको भी जोड़ने का काम किया जाता है, जिसको कई तरह से उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। मैंने नेपाल के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा आने पर, किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर हमारे जो सैनिक है उनके समकक्ष उनके भी सैनिक खड़ा हो सके, इसलिए रक्षा उपकरणों का भी आदान प्रदान और उनके संबंध भी बनते दिखते कि हम मजबूत हो तो हमारे साथ हमारा और पड़ोसी एक चीज देश और भी मैं बता दूं मोहित जी सर, इतना जरूर ध्यान में रखिए कि नेपाल में जो जन्म लेता है वह जरूर उसका प्रयास होता है कि मैं रामेश्वरम जाऊं, जी सर, मैं केदारनाथ जाऊं, उसकी इच्छा रहती है। और जो भी सर केदारनाथ जाते हैं उनकी इच्छा रहती है कि एक बार पशुपतिनाथ जरूर जाऊं और मुक्तिनाथ का दर्शन अवश्य करूं। और आज तो आवागमन की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जब आवागमन की किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो भी हजारों की संख्या में तीर्थयात्री काठमांडू पशुपतिनाथ का दर्शन करने जाते ही थे और मुक्तिनाथ भी पहुंचते थे। तो ये जो हमारा जो दोनों देश का संबंध है अत्यंत ही प्रगाढ़ है और इस संबंध को किसी भी राजनीतिक कसौटी पर, सत्ता की कसौटी पर तौलना मुश्किल है। इसीलिए अभी हाल में नेपाल में लोकतंत्र के लिए आंदोलन चला और भारत के हमारे नेता चंद्रशेखर जी वहाँ पहुँचे और पहुँच करके और उन्होंने एक लोकतांत्रिक जो लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, उन्होंने मनोबल को बढ़ाया और आज लोकतंत्र स्थापित हुआ है और लोकतंत्र के तहत नेपाल आगे बढ़ता हुआ समय जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये भी ध्यान देने की बात है कि नेपाल के अंदर बहुत छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो भारत के हित के लिए काम करती हैं, इसलिए कि भौतिकता की चकाचौंध ने एक तरह से कहा जाए तो हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रभावित किया है, जिसमें भारत भी है और नेपाल भी है। तो उन युवा पीढ़ी को, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे नई संतानों को और उनको भी ये जो संबंध है, इस संबंध की जानकारी देना और फिर हमारे जो लंबे समय से चले आ रहे जो रोटी बेटी का संबंध है उसको कैसे और जीवंतता प्रदान किया जाए, वो आगे भी और आगे कैसे बढ़े, इसको बतलाने का काम करते हैं, जिसमें एक नेपाल भारत सहयोग मंच जैसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। लेकिन नेपाल भारत सहयोग मंच बहुत अच्छे ढंग से इसको कार्य रूप देने का काम कर रहा है। अब रक्षाबंधन का उत्सव हुआ, नेपाल भारत की सीमा पर और नेपाल के लोग खड़े थे और इधर भारत के भी लोग खड़े थे और दोनों ने एक दूसरे को रक्षा बांधा और संकल्प लिया कि हम एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जब नेपाल में किसी भी प्रकार की अब बाढ़ आती है, अब एक बात तो है ही कि हम लाख चाह करके भी बहुत सारी नदियाँ, मुझे लगता है कि हजारों की संख्या में छोटी छोटी नदियाँ और बड़ी नदियाँ भी नेपाल ही उनका उद्गम स्थल है, नेपाल से आते हैं और कभी कभी बाढ़ की भी समस्या खड़ी हो जाती है। बाढ़ आती है और उनके लोग भी प्रभावित होते हैं, हमारे यहाँ भी प्रभावित होते हैं। और ये जो आज जो एक तरह से कहा जाए तो पर्यावरण असंतुलन दिख रहा है, उसका प्रभाव नेपाल में भी है और भारत में भी है। दोनों देशों को इस विषय पर सोचने की, साझे रूप से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका प्रभाव वहाँ के लोग भी झेल रहे हैं और हम भी झेल रहे हैं और ग्लोबल स्तर पर तो जो चल रहा है सो चल ही रहा है, लेकिन हम भी झेल रहे हैं। लेकिन ग्लोबल स्तर पर जो झेल रहे हैं हम, वो अलग है। लेकिन ये दो देश के जो सीमाओं पर जो समस्याएं हैं उनकी साझा समस्या है। उनकी समस्याएं एक है, हमारी समस्याएं एकदम एक है, मिलती जुलती समस्याएं। उनके समाधान भी एक ही हैं, वो भी जिस रंग से समाधान करना चाहते हैं हम भी समाधान करना चाहते हैं। दोनों के समाधान के तरीके भी एक ही हैं, उसी से रूप से उसका समाधान किया जा सकता है। और कई बार प्रधानमंत्री ने यात्राएं भी सर की हैं ताकि आवागमन की जो है वो सुविधा बेहतर से बेहतर हो। और नेपाल में कैसे रेल लाइन बिछे, नेपाल के लोग आसानी से कैसे जा सके, यह भारत सरकार अभी रक्सौल बॉर्डर से और काठमांडू तक लाइन बिछने का प्रयास चल रहा है और उसके लिए भारत सरकार अथक प्रयास कर रहा है। नेपाल सरकार से बीच में संधि भी हुई है, उसका बहुत काम आगे बढ़ चुका है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वो काम चल रहा है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ
कि ये घटना मुझे याद है, एक व्यक्ति सुना रहे थे नेपाल के अंदर ही, कि वो गए एक बार अयोध्या गए तो राम की प्रतिमा थी, तो उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा तो राम की है, तो उन्होंने अपने मैथिली भाषा में कहा कि अहाँ तो पाहुन लगबई, मैंने आप तो हमारे पाहुन लगेंगे, तो मैं कैसे प्रणाम करूं। अच्छा। मिथिला में बोला उन्होंने। अच्छा। मैथिली में बोला। अच्छा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो राम की प्रतिमा झुक गई, मैंने प्रणाम के मुद्रा में वो प्रतिमा आ गई। यानी ये जो एक वातावरण है, अभी राम मंदिर बन रहा है और आपने देखा होगा कि शिलाएं जा रही थी, नेपाल से शिलाएं जा रही थी। ये नेपाल से शिला का आना ये कोई सामान्य बात थोड़ी है। विश्व के किसी देश से ये शिला तो नहीं मंगाई गई। नेपाल से सीमा जब प्रवेश की भारत में, और हजारों हजार की संख्या में नेपाल में उसी तरह से उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ, जिस तरह भारत की सीमा में उनका स्वागत हुआ। हजारों नर और नारी उसकी पूजा करते हुए, प्रणाम करते हुए, उसको भेंट देते हुए अनेकों प्रकार के सामग्रियों से उनका प्रणाम करके उनको विदा किया भारत के लिए। तो ये जो हमारा संबंध है, ये संबंध बड़ी अटूट संबंध है और अनेकों प्रकार की शक्तियाँ इस संबंध को तोड़ने का प्रयास करती रही हैं। और चूँकि हम गुलाम भी थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो आज भी हम उसी प्रगाढ़ता के साथ, हमारी मित्रता प्रगाढ़ता के साथ बढ़ती चली जा रही है और हमारे बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत 1996 के बाद 11 गुना हमारा व्यापारिक संबंध भी बढ़ा है। हम रक्षा के क्षेत्र में संबंध आगे बढ़ा रहे हैं। हमें वहाँ पर कृषि के क्षेत्र में, अभी वहाँ पर यूरिया का एक कारखाना कैसे खुले, अभी वहाँ के प्रधानमंत्री आए थे, इस विषय पर भी चर्चा हुई। और अनेकों प्रकार की, जैसे जल प्रपात वहाँ बहुत अधिक हैं, तो उनका उपयोग हम कैसे भारत में कर सकते हैं, ये भी प्रयास चल रहा है। फिर भारत के लोग कैसे सहयोग उनको कर सकते हैं, ये भी कैसे जोड़ा जा सकता है, इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो कैसे लागू किए जा सकते हैं, उन विषयों पर भी चर्चा होती है नेपाल के अंदर। और सार्थक चर्चा हो रही है, भारत के अंदर भी हो रही है। और मुझे लगता है कि यह वर्तमान सरकार जो है, चाहे वो भारत की हो चाहे वो नेपाल की हो, दोनों एक तरह से कहा जाए तो बहुत तेजी से इस संबंध को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आप 1850 किलोमीटर का बॉर्डर, खुला बॉर्डर है। अच्छा। और 12 राज्य, 12 जिला इसे बिहार से जुड़ते हैं। नेपाल के 12 जिला बिहार से जुड़ते हैं और शायद 23 जिला या कितने जिला हैं जो अन्य राज्यों से जुड़ते हैं। पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और ये बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से कई राज्य हैं जिनकी बॉर्डर उनके बॉर्डर से मिलते जुलते हैं। आज नेपाली उनकी भाषा है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, यानी जो बज्जिका बोली जाती है। यहाँ भी बज्जिका का कार्यक्रम होता है तो उसमें वहाँ के लोग भी आते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ पर अभी मगही का कार्यक्रम होता है तो वहाँ के लोग भी आते हैं मगही का कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। इस प्रकार से हमारी बोली एक है, हमारी लिपि एक है। तो हम हर दृष्टि से, भाषाई रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, और एक तरह से कहा जाए तो रक्त बीज के साथ भी हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे अब मेरी बेटी की शादी नेपाल में हुई है, तो उसी प्रकार से कहीं नहीं सकते हैं। ये दो देश तो राजनीतिक दृष्टि से मैंने कहा है कि दोनों देश अलग अलग हैं और उनकी सत्ता है और सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र है, फिर भी हमारे जो संबंध हैं वह विश्व में अनोखा संबंध है, खुला आवागमन है। नेपाल कब जाते हैं, अनेकों हजारों की संख्या में भारत के लोग नेपाल जाते हैं काम करने के लिए, और नेपाल के लोग भी हजारों की संख्या में आते हैं भारत के अंदर काम। सर, शैक्षणिक संस्थानों की भी अगर बात की जाए, ये जो आप ये बताइए, ये जो भारत में जितनी बड़ी संख्या में विदेशी छात्र पढ़ते हैं उसमें 26% नेपाल के लोग। 3000 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है और नेपाल के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भारत के विभिन्न चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में, अनेकों प्रकार के क्षेत्र में
उनको मैनेजमेंट के क्षेत्र में उनके लिए कोटा निर्धारित है, वो आते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं और आज ऊंचे ऊंचे पदों पर वहाँ काम कर रहे हैं, हर दृष्टि से काम कर रहे हैं, हर प्रत्येक ऊंचे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये भारत सरकार वहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कें बनवाना, अस्पताल के खुलवाना, अस्पताल के लिए काम करना, फिर वहाँ के शैक्षणिक संस्थानों को मदद करना और शिक्षा की दृष्टि से, बौद्धिकता की दृष्टि से वहाँ के नौजवानों में कैसे वो और ऊंची शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए भारत सरकार प्रयासरत है। और नेपाल के अंदर जो भारतीय रहते हैं या भारत के अंदर जो नेपाली रहते हैं, कभी उनको यह एहसास नहीं होता है कि हम भारत में हैं, हम नेपाल में हैं। तो ये जो हमारा संबंध है, ये अनोखा संबंध है, विशेष संबंध है और इन संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए आज आवश्यकता है कि समय समय पर हम कार्यक्रम की आयोजन करें। स्थानीय स्तर पर जो छोटी छोटी संस्थाएं काम कर रही हैं और भारतीय पक्ष में जो काम कर रही हैं, उनके लिए भी हम कुछ सोचें, उनको हम अपना मित्र बनाएं और उनको भी अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें, ताकि भारत के पक्ष में एक तरह से कहा जाए तो भारतीय नहीं, भारतीय संस्कृति, नेपाल की संस्कृति, दोनों देशों की जो संस्कृति को है वह समृद्ध बनाया जा सके, उसको और आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए। जी सर, अगर आगे अब व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या कुछ सहयोग होता है सर दोनों देशों के बीच? अब मैंने बताया ही कि 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात भारत कर रहा है और 840 मिलियन का और इधर आयात करता है भारत। ये जो संबंध है तो आगे बढ़ ही रहा है ना। जो छोटे सर अंत में अगर कार्यक्रम के कुछ आप संदेश देना चाहें? मैं तो यही कहूँगा कि नेपाल के अंदर जो छोटी छोटी संस्थाएं, नेपाल सहयोग मंच के साथ साथ अनेकों प्रकार की संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको भारत सरकार के तरफ से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ भारत के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, नेपाल के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनके राजनीतिक स्तर पर से हट करके सत्ताधारी दल से अलग हट करके उनको भी जोड़ने का काम होना चाहिए। और आज जो नया जुड़ रहा है हर ढंग से, पीपुल्स टू पीपुल, माने व्यक्ति से व्यक्ति संबंध को और कैसे प्रगाढ़ किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम भारत के आज चूंकि समय बदलता जा रहा है और नए युग में प्रवेश कर गया है, मोबाइल सबके हाथ में है, सब बहुत सारी भ्रांतियां उठती हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने का काम भी भारत की तरफ से पर्याप्त रूप से किया जाना चाहिए। जी सर, हम और आगे तेजी से बढ़ सकेंगे। और ये मैं अंत में ये कहूँगा, नेपाल के भी लोगों को कहूँगा और भारत के लोगों को कहूँगा कि नेपाल समृद्ध होगा, भारत की समृद्धि उसके समृद्धि में निहित है। इसलिए नेपाल विकास करेगा, भारत विकास करेगा। ये हम एक दूसरे को ये कभी कभी लोग कहते हैं ये छोटा है, ये बड़ा है। मैं कहता हूं कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, दोनों हमारे ही साथ का देश है, हमारे ही साथ चलता आया है और बहुत अच्छा बेहतरीन संबंध रहा है। इसलिए दोनों कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जी सर। सर अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नेपाल और भारत साझे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कि भारत और नेपाल दो ऐसे देश हैं जिनका शुरू से ही बेहतरीन संबंध रहा है और आज भी वो बरकरार है। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।